जी, आज का लेक्चर 30। आज का लेक्चर हमारा 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में हमने रिलेटेड पार्टी का टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। उसके पास पेपर्स के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए किस तरीके से पास पेपर में उसको एग्जामिन करता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो आज हमने कवर करना है वो ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, ये 2 हमारे आज के टारगेट्स हैं। पहले 550 रिलेटेड पार्टी के पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉपिक आपने पढ़ा हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन 550 रिलेटेड पार्टीज में कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या हमें ये पता है कि रिलेटेड पार्टीज बाय नेचर ये ट्रांजैक्शन मटेरियल होती हैं? ठीक है, और क्या हमें ये पता है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से मेजर रिस्क क्या होते हैं? एक कि हम ऐसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लें जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, वो प्रोसीजर 4 रिस्क डिस्कस हुए ना इसमें। फिर सेकंड पॉइंट पे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो। थर्ड, इंश्योर करना कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, यानी मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है। और फोर्थ, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड उसने हमें बताया कि किस सिचुएशन में क्या कोर्स ऑफ एक्शन हमने ऑप्ट करना है। कोर्स ऑफ एक्शन स्टैंडर्ड में बताया गया, आपने सिर्फ करना क्या है, पहचानना होता है कि गिवन क्वेश्चन में उसने कौन से वाले रिस्क फैक्टर को डिस्कस किया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा। रिक्वायरमेंट में कह रहा है इवैल्यूएट एंड डिस्कस हाउ द ऑडिटर शुड डील विद द अबव सिचुएशन। ये जो उसका फ्रेज है ना, या ये क्वेश्चन का सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है उसकी, यानी वो कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके उसमें ये अगर ऐड कर देता है रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन, या व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, तो इससे आप ये कभी भी नहीं पहचान सकते कि ये कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि इस रिक्वायरमेंट के 2 हिस्से हैं। एक में हमने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये सिचुएशन किस टॉपिक से रिलेट करती है, और फिर उस टॉपिक में जाके जो उससे रिलेटेड प्रोसीजर या गाइडेंस मौजूद है उसकी बेस पे हमने इसको सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं, कहता है डाइवर्सिफाइड बिजनेस लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, फार्मा एंड केमिकल्स. During the planning stage of an audit, the auditor has found that the company has advanced significant amount of rupees 2.5 billion to a related party. यहाँ पे इस रिलेटेड पार्टी को अंडरलाइन करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें उसने क्लियरली हमें बता दिया कि ये रिलेटेड पार्टी का टॉपिक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अमूमी तौर पे अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें क्लियरली रिलेटेड पार्टी के बारे में नहीं बताता कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बल्कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिसे आप पहचान सके, यानी वो डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी टेस्ट करेगा। वो आपको ये नहीं बताएगा रिलेटेड पार्टी, वो आपको क्या सीईओ की स्पाउस या डायरेक्टर का ब्रदर, ठीक है। वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपने इसको रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना। लेकिन यहाँ पे उसने खुद से बता दिया, बहुत अच्छी बात, हमें पता चल गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय नेचर ही हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती है। यही क्या कम था कि उसने एक और चीज बता दी, क्या कि जो रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन है वो है भी सिग्निफिकेंट। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इनसिग्निफिकेंट भी हो ना, हमारे लिए रिस्क है उसमें, और ये तो फिर सिग्निफिकेंट भी है। और नेचर क्या है इसकी, दैट अ कंपनी एडवांस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिलियन टू अ रिलेटेड पार्टी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस टावर। उसके ऑफिस टावर की कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस दिया है। क्या ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल है किसी रिलेटेड पार्टी को लोन देना? भाई लोन देना तो बैंक का काम होता है। बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ऐसी कंपनी जो कि क्या कर रही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, फार्मा एंड केमिकल्स इसमें डील कर रही है, उसके लिए ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है। बताइए, समझ आती है ये बात? यानी एक सिर्फ लोन की ट्रांजैक्शन, एडवांस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। देखिए कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये सिचुएशन हमें कहां पे मिलेगी? अब ISA 550 में। क्या उसमें ये सिचुएशन डिस्कस हुई है? ISA 550 में, उससे रिलेटेड हमने फिर इसको प्रोसीजर्स बता देंगे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ISAs में अमूमी तौर पे जो प्रोसीजर्स लिखे होते हैं ना वो जेनेरिक नेचर के होते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर वो आपको कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन दे देना, तो आपने वो जनरल प्रोसीजर के साथ साथ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखते हैं, या तो उन्हीं प्रोसीजर्स को स्पेसिफिक की शक्ल दे दें, ठीक है, या उसके साथ जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं वो आपने लिखने हैं। वो कैसे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। कह रहे हैं द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन स्टेटेड दैट द ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी वर कैरिड आउट ऑन आर्म लेंथ बेसिस। ये तो एक और इशू आ गया। क्या इशू आ गया? कि ये भी इंश्योर करना है ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, ठीक है। ये हमारा है कि जनरल स्टेप तो हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि इंश्योर करना है वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली उसने खुद से कह दिया तो उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर भी हमने बताने हैं। तो इस एक केस स्टडी के अंदर 2 सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इशू एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 2, इंश्योर करना है ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस। एग्री करते हैं? 2 इश्यूज हैं। ट्रांजैक्शन ऑन आर्म लेंथ बेसिस ये इंश्योर करना है। ये कैसे पता चला हमें? उसने कहा है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड हमने इंश्योर करना है। क्या क्या मैनेजमेंट कैसे हमें क्या क्या असम्पशन ले सकती है मैनेजमेंट? ये आर्म लेंथ बेसिस, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, इंक्वायर करेंगे कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस में है। मैनेजमेंट के पास 3 ऑप्शंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, कंपेयर करें मार्केट टर्म्स के साथ। नंबर 2, कंपेयर करें
अनरिलेटेड पार्टीज के अदर रिलेटेड पार्टी के साथ। नंबर 3, एक्सपर्ट को एंगेज करें। और मैनेजमेंट इनमें से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू ले, हमने फिर उस अजम्पशन के मुताबिक कैसे वैल्यूएशन करनी है, डाटा को वैल्यूएट करना है उसके, ठीक है, अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रिलेटेड पार्टी के टॉपिक में? नहीं पढ़ा मुझे लग रहा है ना। ये तो हैरान होकर देख रहे हैं। नोट्स किधर है, उसमें से देखें किधर ये लिखा हुआ है, नोट्स में से ढूंढ के मुझे दिखाए। पेन रखे वहां पे, कहां पे लिखा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, ये हमने कैसे इंश्योर करना है, ये बताइए। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, किधर है, शाबाश, किधर लिखा हुआ है? हाँ जी, ये एंड में पेज, ये जो नोट्स है पेज 5 के एंड में। इफ मैनेजमेंट स्टेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, ठीक है। वैल्यूएशन में क्या लिखा है? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, सोर्स डाटा को वैल्यूएट करना है, असम्पशंस की रेलेवेंस, रीजनेबलनेस को देखना है, ये प्रोसीजर लिखना है। कुछ समझ आया? अच्छा, और दूसरा रिस्क क्या था इसमें? दूसरा इशू क्या था? ये तो पहला इशू हो गया ना, वैल्यूएट किया, पहले सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया, आर्म लेंथ बेसिस। दूसरा इशू क्या है इसमें? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके प्रोसीजर किधर बताए हुए स्टैंडर्ड ने? इससे ऊपर ही है, किधर है, किधर है? इफ देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसके प्रोसीजर को पढ़ के मुझे बताइए, क्या ये प्रोसीजर्स ने स्पेसिफिकली इसी ट्रांजैक्शन को सामने रख के बताए हैं कि जेनेरिक नेचर के प्रोसीजर हैं जो किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो उस पे हमने अप्लाई करने हैं? बताइए जरा पढ़ के, स्पेसिफिकली इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जेनेरिक? क्या क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाईजान ऐसा करिए, आप जो एग्रीमेंट हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसको इंस्पेक्ट करें, उसमें देखिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंडिकेशन है, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट ने हमें बताया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की टर्म्स वैसी लिखी गई हैं, ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज हुई है, ठीक है। ये अप्रूवल, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर्स, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि ये हर तरह की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपने लिख देने हैं प्रोसीजर्स में। इसके अलावा सबसे अहम प्रोसीजर्स में क्या कह रहा है कि जो वो ट्रांजैक्शन है उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। भाई हर ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सिंपल रेगुलर सेल परचेज ट्रांजैक्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई ना कोई, तो ये तो फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बंदी कलामी दे दिए होंगे पैसे, कॉन्ट्रैक्ट वो पढ़ो और उसके टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई करो। अब यहाँ पे चूंकि उसने नहीं बताया कि ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाला, सेल का कि परचेज का, इसका मतलब रिक्वायरमेंट हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। इसमें फिर आपने प्रोसीजर लिखते हुए उसे स्पेसिफाई करना है कि जो रिलेटेड पार्टी के दरमियान में एडवांस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम रीड करेंगे, देखेंगे क्या कि जो इधर बता रहा है हमें किस पर्पस के लिए दिया है, ऑफिस टॉवर बनाने के लिए दिया है, तो क्या बाकी कॉन्ट्रैक्ट में यही पर्पस लिखा हुआ है? टर्म्स कंसिस्टेंट, एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट की टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या देख सकते हैं आप? मजीद उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या देख सकते हैं बताइए? इस कॉन्ट्रैक्ट में लोन के एग्रीमेंट में बताइए, शाबाश शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल, अप्रूवल नीचे हमने लिख दिया अलग से प्रोसीजर, करेक्ट, लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और कंडीशंस क्या क्या बताई गई है इसमें, किन कंडीशन के ऊपर लोन दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे जैसे रीपेमेंट शेड्यूल, रीपेमेंट कब करेंगे, कैसे करेंगे, लमसम होगी, इंस्टॉलमेंट में होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, सिक्योरिटी गारंटी वगैरह के तौर पे क्या इन्फॉर्मेशन, क्या चीजें होंगी, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा। ये हमें मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योर करने में भी सपोर्ट करेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन तो नहीं दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन वाली याद है ना, एडजस्टमेंट बताई थी, रिलेटेड पार्टीज को इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो फिर किस अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ये अकाउंटिंग का इशू होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इवन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है सही लेकिन मार्केट का टर्म एंड कंडीशन नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। डन जी। इस क्वेश्चन के अंदर एक नहीं दो, जब हमने इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है, इसमें से इश्यूज आइडेंटिफाई करें कितने हैं, इसमें कितने इशू थे, एक नहीं 2 इश्यूज थे, दोनों इश्यूज पहचान लिए है, दोनों रिलेटेड पार्टी के हवाले से। डन, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिक्वायर्ड डिस्कस द फैक्टर्स दैट यू विल कंसीडर विद रेफरेंस टू द अबव एंड स्पेसिफाई द एक्शन दैट यू वुड टेक इन दिस रिगार्ड। अगेन यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी, फिर पता चलेगा। कह रहे हैं एज द ऑडिट पार्टनर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बशर लिमिटेड यू हैव रिसेंटली इशूड एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन एमएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी, चलिए तो अच्छा हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 550 के साथ 560 के कंसेप्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। 560 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद भी हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है एज ऑडिटर? यस। तब किसी वजह से अगर मैनेजमेंट डिसाइड करे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करनी है, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करे, किसी भी वजह से मैनेजमेंट डिसाइड करे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स री इशू करनी है, तो क्या हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी री इशू करनी पड़ेगी कि नहीं, बताइए? करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी अराइज हो सकती है। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल, कौन सा केस होगा जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करने के बारे में डिसाइड किया होगा? कोई एक आधी एग्जांपल दे दे, क्या हो सकता है? सोचे सोचे क्या हो सकता है? कोई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई हैं उनमें कोई मिस स्टेटमेंट अगर सामने आ जाए, अगर कोई मिस स्टेटमेंट, छोटी और सादा एग्जांपल लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यूज होगी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू हुई उनमें मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए तो मैनेजमेंट क्या सोचे कि नहीं अगले साल जाके इसको ठीक करेंगे, रीस्टेट कर देंगे।
कि चूंकि तब तक 2, 4, 8, 10 महीने दरमियान में हैं, इस अरसे में कहीं यूजर्स गलत डिसीजन ना कर दें गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे, ये सोचते हुए री इशू करना चाहिए। बताइए प्रेफर्ड सोल्यूशन आपके ख्याल में क्या है अगर मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आए? प्रेफर्ड सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, अगले साल देखेंगे जी, रीस्टेट कर देंगे अगले साल जाके, या फौरी तौर पे री इशू किया जाए ताकि यूजर्स को अपडेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। क्या बेहतर ऑप्शन है? फौरी तौर पे इशू। तो इसलिए बाज़ औक़ात मैनेजमेंट हमें कहती है री इशू करने लगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम कहते हैं ठीक है फैसला आपका, लेकिन उसमें रोल हमारा भी है। हमारा रोल क्या है? हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को री इशू करना। देखते हैं यहां पे क्या हुआ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी थी, फिर क्या हुआ? Audit senior involved in the audit of another client, Salman Limited, has informed you that SL's record indicates that it has made purchases worth rupees 37 million from ML. अच्छा एक मिनट है ये इशू ठीक है। Since the same audit senior was also involved in the audit of ML, he knows that SL and ML are associated companies, and ML had not disclosed any related party transactions in financial statements. Associated companies, underline करें इसको। ऑडिट में जब एसोसिएटेड कंपनी का लफ्ज आएगा तो हमसे क्या काउंटिंग करवाएगा? एसोसिएटेड कंपनी की नहीं करवाएगा। क्या करवाएगा फिर? रिलेटेड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या हुआ? रिलेटेड पार्टी थी, ट्रांजैक्शन थी, लेकिन डिस्क्लोज नहीं हुई। तो डिस्क्लोज नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या मिसस्टेटेड है? मिसस्टेटेड है। ठीक है, नॉट डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। दिस फैक्ट हैज आल्सो बीन कंफर्म्ड फ्रॉम द वर्किंग पेपर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। पेमेंट अगेंस्ट द परचेजेस वर मेड इन द नेम ऑफ एमएल बाय वे ऑफ क्रॉस चेक। पेमेंट भी हुई है। ठीक है, अब ये 2 in 1 का क्वेश्चन है, 550 का भी है, 560 का भी है। ठीक है, अब 560 के बारे में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करूंगा ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसके बाद हमने पढ़ना है उसकी बेस डेवलप हो जाए, फिर इसकी तरफ आते हैं। पहले मुझे बताइए रिलेटेड पार्टी, ये एक रिलेटेड पार्टी इवैल्यूएट सिचुएशन, डिस्कस द फैक्टर। पहला इशू जो इस क्वेश्चन में है वो ये कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एग्रीड? अच्छा, अब उसमें 4-5 केसेस हैं। एक तो वो प्रोसीजर है ना कि इंश्योर करने के लिए कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। फिर उसके बाद जो रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं वो 4 हैं, उन 4 में से कौन सा रिस्क है ये गेस करें? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर, नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। देखिए वो सिचुएशन राइज होती है कि नहीं होती? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है, वो क्या है कि ये इशू कब आइडेंटिफाई हुआ? ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद। ठीक है, वो इशू होने के बाद हमने क्या करना है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड में कर रहा हूं क्योंकि वो भी हमने नहीं पढ़ा। लेकिन इस 550 के मुताबिक हमने क्या करना है? क्या प्रोसीजर? वो प्रोसीजर बताएं किधर है? चले आइडेंटिफाई करते, कहां लिखे हुए नहीं याद किया तो आइडेंटिफाई तो करते। हाँ जी, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर की हेडिंग में इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। कन्विंस हो जाए पहले क्या यही प्रोसीजर्स आएंगे? पक्का यही आएंगे? कैसे पता चला आपको मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया था? किधर लिखा हुआ नॉट डिस्क्लोज? द फैक्ट है एंड एमएल हैड नॉट डिस्क्लोज है, शाबाश। लेकिन ये लिखा हुआ है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं डिस्क्लोज है, बिल्कुल ये बात। लेकिन फर्ज करने अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, फिर भी इंडिकेशन मौजूद थी कि मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताया। ये तो क्लियरली उसने मेंशन कर दिया ना, अच्छी बात। फिर क्या इंडिकेशन थी कि ऑडिट सीनियर ने इन्फॉर्म किया है, ऑडिट सीनियर ने ये इशू आइडेंटिफाई किया है, मैनेजमेंट ने नहीं बताया। तो प्रोसीजर आ जाएंगे, इन्फॉर्म करना है, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना है हमने बाकी टीम मेंबर्स को। मैनेजमेंट से कहना है कि आप क्या करें, इस रिलेटेड पार्टी के साथ मजीद अगर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें, हमने वेरिफिकेशन के प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अगर ओमिशन इंटेंशनल था तो इसको फ्रॉड बढ़ जाएगा, इंटेंशनल नहीं भी था तो कम से कम रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी जरूर बढ़ेगा कि एक रिलेटेड पार्टी ओमिट हो सकती है, बाकी भी हो सकती है। तो हमने हो सकता है मजीद एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करें रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए। एक इशू ये हो गया। चलें दूसरा इशू अब 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से आपसे पूछता हूं, बेसिक क्वेश्चन मेरा। जब हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी और फर्ज करें मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू कर दी, बाद में पता चला उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, क्या हमें करेक्ट करवानी चाहिए और मैनेजमेंट को करेक्ट करनी चाहिए कि नहीं? कि एक दफा इशू हो गई, रात गई, बात गई, बाकी अगले साल देखेंगे, करवानी चाहिए। ये मेन कंसेप्ट है 560 का, इसको जहन में रखिएगा। गलती जब भी पता चल जाए इसे ठीक करना चाहिए। इस साल पता चल जाए तो इसी साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को री इशू करवाएं। अगले साल जाके पता चले तो फिर कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट करवाएं। लेकिन जब भी गलती सामने आ जाए उसे छुपाना नहीं है, उसे ठीक करवाना है। कैसे ठीक करवाना है? 2 ऑप्शंस। अगर तो जल्द ही पता चल गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद सेम ईयर में फॉर एग्जांपल, तो कौन सी ऑप्शन है? री इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी ऑप्शन? री इशू। ये कब ऑप्शन होती है? फौरन पता चल जाए। और अगर अगले साल जाके पता चले, रीस्टेट करना। दोनों सूरतों में हमने ISA 706 में पढ़ा हुआ है क्या होगा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। दोनों सूरतों में एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर, ये नहीं होता एमसीक्यू मैटर आएगा, किधर मैटर आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू हो या रीस्टेट हो, एमसीक्यू मैटर आता है या अदर मैटर?
एम्फिसिस मैटर पैराग्राफ। ठीक है भाई, ये समझ आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी दो इश्यूज थे, एक नहीं दो इश्यूज थे। कौन कौन से? एक रिलेटेड पार्टी का और एक सब्सिक्वेंट इवेंट का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड, रिक्वायर्ड वैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सिचुएशन। यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट कहता है बताओ मसला कौन सा किस स्टैंडर्ड का है और फिर बताओ तुम्हारा एक्शन क्या होगा। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन और नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन। ओके, कह रहे you are the audit manager responsible for the audit of Mechanic Engineering Limited MEL, which provides mechanical parts to different industries. The draft financial statement for the year ending 30th September show profit before tax of rupees 150 million. Last year 200 million था and total assets of rupees 1.2 billion. Last year 1.1 billion की assets थे। ये फिगर्स उसने हमें क्यों बताई है? मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। During the year, MEL has sold one of its building to Natasha Private Limited at a loss of rupees 20 million. बिल्डिंग सेल करना आपके ख्याल में क्या ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? आउटसाइड ना, बिल्डिंग सेल करना। ओके चले मान लिया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये कहा जाता ना फिक्स से सेल किया है, तो मैं इतना इसके बारे में केयरफुल ना होता है ऑडिटर। शायद होता जरूर, जाहिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन से, इसमें नॉर्मल सेल की ट्रांजैक्शन से सेल ऑफ फिक्स ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है। लेकिन उसने बोला कि ये लॉस पे बेचा है इसको, लॉस ऑफ रुपीज 20 मिलियन। बताइए क्या इसमें कोई रिस्क है? इसमें कोई रिस्क है? और ये मटेरियल अमाउंट है 15 मिलियन। क्या रिस्क है? आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन। लेकिन आर्म लेंथ बेसिस की तरफ तो हम तब जाएंगे जब पता चले ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है। अभी तक ये नहीं पता चला रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है। दूसरा एक और रिस्क है, अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हालांकि मुझे पता है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ गया, मुझे पता है इसमें रिलेटेड पार्टी का रिस्क है या रिलेटेड पार्टी बनेगी आगे जाके। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन में ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्या कोई और रिस्क है? क्या रिस्क है? अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी? सिग्निफिकेंट लॉस इंडिकेट करता है। डेप्रिसिएशन पॉलिसी ठीक नहीं, डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं है। मैं पॉलिसी का वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि डेप्रिसिएशन बेसिकली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं, क्यों? आपको बताया था अगर डेप्रिसिएशन रेट परफेक्ट होना तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होती चाहिए। इस सूरत में डिस्पोजल के ऊपर ना गेन हो ना लॉस हो। थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट में बाजू का रेट्स, कुछ लोहे के भाव भी चीज बेची ना, लोहे का भी रेट बदलता रहता है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन सिग्निफिकेंट गेन या लॉस डिस्पोजल पे नहीं होना चाहिए। एग्री करते हैं? अगर डिस्पोजल पे सिग्निफिकेंट गेन है या लॉस है, दोनों सूरतों का मतलब है डेप्रिसिएशन ठीक नहीं है। कैसे? डिस्पोजल के ऊपर अगर सिग्निफिकेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब है कि आप डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट कम रिकॉर्ड कर रहे थे, डिफरेंशियल अब रिकॉर्ड हुआ। और अगर डिस्पोजल पे गेन हो, इसका मतलब क्या है कि आप डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे थे, अब आके वो रिवर्स हुई, गेन आया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये आपको गेन या लॉस समझ में नहीं आ रहा ना, डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट के ओवर स्टेट नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं, 2 in 1 काम कर ले, जनरल बात लिख ले क्या कि डेप्रिसिएशन इनकरेक्ट है। सिग्निफिकेंट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंडिकेट्स दैट डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट करेक्ट। जनरल बात कर लेना, दोनों में, अंडर स्टेट ओवर स्टेट दोनों को कवर करा ये सेंटेंस। तो ये रिस्क राइज हो रहा है डेप्रिसिएशन के अंडर स्टेटमेंट का, बताइए। फिर आगे कह रहा है बिल्डिंग वापस एट ए कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन 80 मिलियन 7 years ago and was depreciated at 5% per annum on straight line basis। इसका मतलब एक रिस्क ये हो सकता है कि डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं लगा। एक और रिस्क भी हो सकता है जो आपने सही आइडेंटिफाई किया, क्या कि हो सकता है ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे ना हो, सस्ते में बेच दिया हो, ये भी रिस्क हो सकता है। और खास तौर पे जब उसने बोला मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट व्हिच द सेल वाज अप्रूव्ड इंडिकेट दैट डायरेक्टर ऑफ एमईएल होल्ड्स 20% शेयर्स इन एनपीएल, इस तरह की इंफॉर्मेशन अब वो रिसेंट क्वेश्चन में देगा आपको। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। कैसे? वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में 20% का शेयर होल्डर है, लॉ एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में कहता है कि एसोसिएटेड कंपनी है, अकाउंटिंग में भी शायद ये लिखा हुआ। तो ये एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई। आगे चले। However, the minutes also indicate that he did not vote on the transaction due to conflict of interest। ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ना, वो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट वाले में आपने पढ़ा होगा। तो वो हमें कह रहा है लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी, लॉ की पूरी हुई, ऑडिट की तो भी रहती है। अब इस क्वेश्चन में भी एक नहीं 2 इश्यूज हैं। वैल्यूएट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं रेलेवेंट। बताइए बताइए भैया कौन कौन से इश्यूज हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हेडिंग दीजिए। एक, डेप्रिसिएशन रेट इनकरेक्ट हो सकता है, और दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उसके साथ ट्रांजैक्शन है नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस, मार्केट टर्म कंडीशन पे नहीं। और तीसरा भी इन्होंने भाई ने उठाया इशू, क्या कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। यहां पे इंफॉर्मेशन में क्या बता रहा है कि ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई किया? नहीं बता रहा। नहीं, वो मिनट्स में लिखा होने का ये मतलब नहीं कि ऑडिटर को भी डिस्क्लोज किया होगा, मिनट्स में लिखे होने का, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि नहीं किया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मेकर कहता है ना ऑडिट टीम आइडेंटिफाइड, सीनियर आइडेंटिफाइड, मैनेजर आइडेंटिफाइड, फिर हम ये कहते हैं कि हमने खुद आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट ने नहीं बताया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने इस बारे में साइलेंट है।
कि मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई की। साइलेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्यों? उसने बोला था सीनियर ने आइडेंटिफाई किया। तो इसमें दो इश्यूज आएंगे हमारे, एक डेप्रिसिएशन का और दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो कि नहीं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ के आर्म लेंथ बेसिस वैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जहां पे अगर कंफ्यूजन, पहले तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन के बारे में क्या आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बताइए। ये कंफर्म करने के लिए कि अब ये देखिए दोनों में से दो बातें हो सकती है ना, या तो रेट गलत था या रिलेटेड पार्टी को बड़ा सस्ते में बेच दिया, ये दो इश्यूज है ना। रेट सही है कि गलत, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? इंडस्ट्री रेट देखेंगे, शाबाश, कंपेयर करेंगे एक दूसरे, और किस चीज की कैलकुलेशन? हाँ, फिक्स एसेट डिस्पोजल की कैलकुलेशन देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ठीक रिकॉर्ड हुई कि नहीं, दो प्रोसीजर। एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं जो हमें बताएगा कि इसकी लाइफ के बारे में, वो लाइफ के बारे में हमें बताएगा, फिर हम लाइफ से रेट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तीन प्रोसीजर काफी है, क्योंकि उसने और भी चीज पूछी है ना। दूसरा इशू, रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन है ये कौन से वाली, क्या हम इसे आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरफ लेके जाए या कि हम इसे नॉट आर्म लेंथ बेसिस की तरफ लेके जाए? कंफ्यूजन हो रही? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि इसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहिए? दो। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसे आर्म लेंथ बेसिस की तरफ लेके जाना चाहिए? ठीक है, मतलब दोनों तरह का पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी सिचुएशन में याद रखें, आपने इस ट्रांजैक्शन ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। अगर कहीं पे आप कंफ्यूज है ना, दो में से कोई एक है, तो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। आप हेडिंग में सिर्फ इतना लिखें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद नताशा प्राइवेट लिमिटेड एनपीएल, और फिर उसके बाद वो प्रोसीजर्स आप लिख दीजिए। इवन कॉमन प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। अजीब बात सुन लें, ऐसी ट्रांजैक्शन में देखिए आपका मकसद क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, इसके प्रोसीजर बताना। ऐसी सिचुएशन में आप प्रोसीजर दोनों हेडिंग से निकाल सकते हैं। अजीब बात, दोनों हेडिंग से, आर्म लेंथ बेसिस वाली भी और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। जैसे आप क्या लिखेंगे अब इसमें, अब बताइए इसमें क्या प्रोसीजर लिख सकते हैं? नंबर 1 अप्रूवल, तीन वो प्रोसीजर तो ठक करके लिखे ना जो हर केस में आते हैं। कौन से? अप्रूवल, काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। ये आगे हमारे प्रोसीजर, या चले इसको एक लाइन में निपटा दें। मजीद क्या प्रोसीजर लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन के हवाले से? कि ये देखिए, इंश्योर करेंगे कि कहीं इसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है रिलेटेड पार्टी के साथ। और क्या करेंगे? एग्रीमेंट चेक कर लेंगे। एग्रीमेंट में देखेंगे सेल प्राइस कैसे डिसाइड हुई है, इस एसेट की मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, और ठीक है। एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं इसकी मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए कि ये बाकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ठीक है। और प्रोसीजर बताएं, और किसी में आ रहा है? रिकैलकुलेशन वाला वो बता दिया उन्होंने, वो ऊपर डिस्पोजल में बता दिया था उन्होंने, गेन या लॉस। और कोई प्रोसीजर है? चलें, इतने फिर मेरा ख्याल है काफी है, लेकिन मजीद आप सर्च कीजिएगा। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे मजीद प्रोसीजर इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड? हाँ, जीबीडी से, लेकिन वो समटाइम गलत प्रोसीजर भी दे देता है जीबीडी, तो आपने उसको इवैल्यूएट करना है, हर प्रोसीजर को टिक लगाना है। अगर आप कन्विंस हो से उसको पिक करना है, वरना उसको रहने दीजिएगा। चलिए, मेन समरी इस क्वेश्चन की क्या हुई? इसमें दो इश्यूज थे। कौन कौन से इश्यूज थे? नंबर 1 डेप्रिसिएशन, इनकरेक्ट कैलकुलेशन, और दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थे। डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? इस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लिख लेंगे आप? जी 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 जी। मैकेनिकल पार्ट्स बोला और ये कहा कि वो फिक्स एसेट बेच रहा है, लेकिन याद रखिए जो बिल्डिंग है ना, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जरूर, क्योंकि रूटीन में ये ट्रांजैक्शन नहीं होती, एग्रीड। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि लॉस पे बिक रहा है ये, तो आप इसके साथ जो नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस वाले प्रोसीजर हैं वो भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो दोनों की अलग हेडिंग भी दे सकते हैं, चाहे तो ये प्रोसीजर कंबाइन भी कर सकते हैं। कौन कौन से वाले? आर्म लेंथ बेसिस वाले और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, तो दोनों में हम उस ट्रांजैक्शन को ही वेरीफाई कर रहे हैं। डन जी? आगे चले। आपने एक चीज नोट की होगी कि अभी तक जितने क्वेश्चन है उनमें एक इशू नहीं, मल्टीपल इशू इंक्लूड कर रहा है वो, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपने इस चीज के लिए तैयार रहना है कि कहीं से एक क्वेश्चन के अंदर या एक पार्ट के अंदर दो इश्यूज तो नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हो सकते हैं, ए और बी, ऐसा भी पॉसिबल है पार्ट बी के अंदर दो इश्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और भी है। चलिए क्वेश्चन 3, चलिए अब ये क्वेश्चन तो आप ही करेंगे, ये मैं नहीं कर रहा। आप बताइए क्या करें? योर फर्म हैज बीन, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट द अबव मैटर्स एंड डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तीन चीजें पूछ ली। अगेन है ये भी यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको नहीं पता चल सकता किस स्टैंडर्ड का टॉपिक क्वेश्चन सेट किया, लेकिन हमें पता चलेगा तीन चीजें। इवैल्यूएट द अबव मैटर्स, यानी हमने इसको जो मसले मसाइल हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर 2 कोर्स ऑफ एक्शन, यानी प्रोसीजर बताने हैं जो ऑडिटर एक्शन लेगा। और नंबर 3
इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। कह रहे योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ हेलसिंकी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2019। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई? हाँ जी, एक प्रॉब्लम है, क्या? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। तो क्या इम्पैक्ट रिपोर्ट होगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगेंगे। ओके ओके, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या थे? 3 अप्रोच थे। है कोई जो बता सके ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए, ओपनिंग बैलेंसेस पे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए 3 अप्रोचेस थी? क्या थे? नंबर 1, प्रीडिसेसर ऑडिटर के वर्किंग पेपर को रिव्यू करो। नंबर 2, इस साल के प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है बात। जैसे इस साल अगर कोई पेमेंट हुई है, वो इस साल के ओपनिंग पेएबल की निशानदेही करती है। और तीसरा क्या था? ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म कीजिए, यानी इस साल जो आपने कैश पे किया है उससे कंफर्म ना करे कि पेएबल एग्जिस्ट करता था कि नहीं, पिछले साल की परचेज इनवॉइस चेक करें, उससे कंफर्म करें पेएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, चले, ये तो हो गया आपका कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए क्या है? अगर तो आपको इससे कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन आइडेंटिफाई हो जाए, क्वालिफाइड ओपिनियन या ओपिनियन मॉडिफाई कर दें, क्वालिफाइड और एडवर्स या डिस्क्लेमर स्कोप लिमिटेशन के केस में। और अगर नहीं होता अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एक काम और करना, क्या? अदर मैटर पैराग्राफ। चले, ये इशू तो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अपॉइंटेड इनिशियल ऑडिट था ना, पहचान के इनिशियल ऑडिट है। कैसे पहचाने इनिशियल ऑडिट है? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट वाज परफॉर्म्ड बाय, ये तो उसने खुद से ही कह दिया, ना भी कहता तो हमने पहचान लिया था। ये ज़हन में रखिएगा, हर क्वेश्चन में ये नहीं बताता क्लियरली प्रीवियस ईयर, वो सिर्फ पॉइंटेड वर्ड यूज करता है। प्रीवियस ईयर ऑडिट वाज परफॉर्म्ड बाय द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एक्सप्रेस्ड अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन द रिसेंट मीटिंग विद द क्लाइंट हैज बीन एग्रीड दैट ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड ऑन और बिफोर 20 दिसंबर 2019। सितंबर ईयर एंड है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने और दिसंबर तकरीबन 2 महीने 20 दिन रिपोर्ट साइन करेगा। हो सकती है रिपोर्ट साइन? क्या सफिशिएंट टाइम है? 2 महीने 20 दिन, ठीक है। सिर्फ 20 दिन होते तो फिर भी रिपोर्ट साइन हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकते थे? फिर हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, 20 दिन में भी ऑडिट हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है बताएं, कॉमन सेंस। ये एंड के बाद 20 दिन के अंदर कैसे? 12 महीने का ऑडिट 20 दिनों में कैसे हो सकता है? इंटरनल ऑडिट कर ले भाईजान, ठीक है। ईयर एंड होने से पहले आखिरी 2 महीनों में पहले 10 महीनों का ऑडिट कर लें, और फिर ईयर एंड के बाद अगले 20 दिनों में जो 2 महीने रह गए थे उनका ऑडिट कर लें, इंटरनल ऑडिट। Current materiality has been determined at rupees 10 million. Your audit team has brought the following significant matters to notice on completion of the audit field work. कह 10 million है materiality level. A receivable balance of rupees 6 million with a related party has been identified which has not been disclosed in the financial statement. Related party transaction किसको अंडरलाइन करना है? Related party. HR's management is of the view that since the balance is not significant, there is no need to disclose the amount, the nature of transaction and nature of relationship. तो सही कह रहे हैं, materiality level 10 million है और transaction की अमाउंट 6 million है। Immaterial है, क्वांटिटेटिवली इमटेरियल लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है। डिस्क्लोज करना होगा इसको, ठीक है। और क्या क्या डिस्क्लोजर देना होगा? सिर्फ इतना नहीं लिख देना, डिस्क्लोज करना है। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये डिस्क्लोज करना है। और ये रेंट पे कितना रिसीवेबल है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हमने डिस्क्लोज करनी है। और अगर नहीं डिस्क्लोज करते तो मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और क्वालिफाइड, और अगर मटेरियली ठीक है मेरा ख्याल है, क्वालिटेटिवली मटेरियल ट्रांजैक्शन है। डन जी। इसमें 2 इश्यूज थे, कौन कौन से? एक इनिशियल ऑडिट का इशू और एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। ये इश्यूज, जिस स्टूडेंट को ये 2 कंसेप्ट पता थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। डन। चलिए, ये थे हमारे रिलेटेड पार्टीज के ISA 550 के कुछ क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।